तो नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एडिटोरिया के जो एनुअल करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग रिवीजन के तौर पे लेके चलेंगे। जिसमें सबसे पहले ये टॉपिक जो दिए गए हैं वो टॉपिक को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और साथ में आज जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम आज हम करंट अफेयर्स करवा दें। हो सकता है मे बी कि पूरा भी करवा दें, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम आज लेके हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लेके चले तो ये राष्ट्रीय स्तर पर आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, इसमें कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया। तो देखिए, जब कहते हैं बापू टावर महात्मा गांधी से संबंधित है, कब किया गया तो 2 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। तो इसलिए 2 अक्टूबर 2024 को किया गया, लोकार्पण किया गया। किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की। बिहार सरकार ने किया। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा मिलने में देश का पहला जिला कौन बना। सारण बिहार बना। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है। जमुई जिले में लगाई जा रही है। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया। बिहार ने किया। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना। एम्स पटना। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी। सविता महतो छपड़ा। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 3.77 करोड़। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है। बिहार में है। कितना परसेंट है। 33.76% आबादी गरीबी में है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं को बीमा करने का निर्णय लिया है। बिहार लिया है। और ये जरूरी भी था क्योंकि आगजनी में, बाढ़ में और अन्य जो दुर्घटनाएं होती है उनमें बहुत सारे दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है। तो इनके लिए बीमा कराना जरूरी था। किस नगर निगम ने भारत में पहली बार डिजिटल करेंसी जारी किया। तो पटना नगर निगम है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। पटना में रखी गई। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। वो बिहार है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की। बिहार ने की। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है। पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने। भारत सरकार का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे डबल डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है। 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा। पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है। टीएनबी कॉलेज भागलपुर बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है। तो गया में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब रहने की घोषणा की है। तो वो बिहार सरकार है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है। पटना में किया। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सबसे लास्ट वाला अंतिम स्थान है, 57वां स्कोर। स्कोर 57 है और सबसे अंतिम है। बदलता बिहार, इसको हम लोग सेकंड टॉपिक में लेके चलेंगे। बदलता बिहार, इसको लेके चलेंगे। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा। राजगीर में किया जाएगा, नहीं किया गया।
अब बीत चुका है तो किया गया, इसमें कौन जीता है? भारत जीता है। तो भाग लेने वाले कौन कौन है, मतलब जो तो इसमें 6 देश थे। पहला तो हम लोग देखेंगे कि मतलब एशिया का था, तो एशिया का भारत, चीन और जो तो जापान, ये 3 है। और 3 जो है दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया? शरद कुमार ने। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मार्च 2025 तक। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, किया जाएगा? 9 से 14 वर्ष तक। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? 10 लाख रुपया देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? गया राजकीय रेल पुलिस थाना। केंद्र सरकार ने बिहार के पीर पैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? 2400 मेगावाट के लिए। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? दिसंबर 2025 तक। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? आईजीआईएमएस पटना। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था या थी? श्रेयसी सिंह। ट्रैप शूटिंग में 23rd स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? शरद विवेक कुमार को। कहाँ से है ये? सिवान से है। बिहार का पहला पूरा पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? पटना म्यूजियम। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? अमृतलाल मीना को। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? अमृतलाल मीना को। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनुभाई। परमार रवि मनुभाई बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनुभाई। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? 2 एक्सप्रेसवे का। पहला पटना पूर्णिया और दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है। पहला पटना पूर्णिया और दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सरसई सरोवर हाजीपुर। सरसई सरोवर हाजीपुर में। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? ब्रिटेन के दौरे पे गए थे। किस ब्रिटेन मतलब विदेशी दौरे पे गए थे? ब्रिटेन के। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? जमालपुर। जमालपुर। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? मनरेगा के तहत जो पहले मजदूर था उनको 238 रुपये दिए जाते थे, अब 245 रुपये, 228 रुपये दिए जाते थे। अब कितना दिएगा? 245 रुपये दिएगा। पहले 228 दिए जाते था, अब 245 दिए जाएंगे। कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गया? 17 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 4 स्थलों को शामिल किया गया है। गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? पहला गया, दूसरा नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। विक्रमशिला, सीतामढ़ी, नालंदा और गया। गया जानते हैं फेमस है, नालंदा भी फेमस है, और विक्रमशिला और सीतामढ़ी, सीतामढ़ी भी फेमस है, विक्रमशिला भी फेमस। बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर को। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? शेरपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर जिला के शेरपुर में खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा?
बांका जिला के बावरचक गांव, बांका जिला के बावरचक गांव। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? SKMCH मुजफ्फरपुर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहटा पटना में। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? GPO पटना में। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हाजीपुर वैशाली। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? भागलपुर जिले में। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? पटना जिला में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। किस नदी में? तो सोन नदी में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज जिला के थावे में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बीटा पटना में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा पटना। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। अभी बरौनी का बहुत बड़ा कांड देखे हैं हम लोग। एक जो है वो पोर्टर जो थे वो मतलब संटिंग के दौरान मारे गए थे, तो ये उससे ही याद रखिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा किया गया है? पहला लक्ष्य आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और दूसरा हर घर बिजली लगातार। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमरांव बक्सर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? दुर्गावती जलाशय में। कहाँ है ये? कैमूर में है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? रोहतास में। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरुआत की गई है? शेखपुरा में। शेखपुरा। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है? शेखपुरा। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? सराय रंजन समस्तीपुर। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? सराय रंजन समस्तीपुर। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? 10,000 रुपए। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ? 9 नवंबर 2023 को। विधान परिषद में 10 दिसंबर 2023 को। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी? मीनाक्षी समस्तीपुर से। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? रानीगंज अररिया। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? सहरसा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? CIPET भागलपुर। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? भाव्या। भाव्या के तहत बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। इसके तहत क्या क्या है? भाव्या के तहत बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? भाव्या योजना के तहत। भाव्या भाव्या BHAVY। भाव्या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 लाख रुपया। बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो ये कितना, 2,78,725.72 करोड़ रुपए है। 2,78,725.72 करोड़ रुपए है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? 29,095.42 करोड़। जीडीपी, जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.98% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? अमेरिकी टीम ने। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2023। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। कहाँ पे? विदुपुर, विदुपुर वैशाली में। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? 100 सीड हब। नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने करने के लिए उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। पीएम ई बस पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएगी? 400 बसें। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 करोड़। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि का कुल संख्या कितनी है? 3 है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? शिशु मृत्यु दर 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रत्येक पंचायत से, प्रखंड से, पहले प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत? 2 पंचायत को। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? 13.07 करोड़। 13.07 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 953। बिहार की कितनी नए शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से सहमति मिली है? 4 है। कहते हैं बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4 जो है, 4 शहर है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया। पटना में तो बन ही रहा है ना। पर्यटकों की सुविधा के हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना के कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? 3। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? 4। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वर पाठक। वित्तीय वर्ष 2024 में से 25 में 7 निश्चय टू योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? 5,040 करोड़ रुपए। 5,040 करोड़ रुपए। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, बदलता बिहार। अभी हम लोग जो थर्ड टॉपिक है, बिहार संपादकीय समाचार। समाचार मतलब समाचार में जो कुछ रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। बापू टावर। सबसे पहले हम लोग बापू टावर के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया है। इनके कुछ फैक्ट्स हैं। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है। कितने एकड़ में? 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट है। 102 फीट यानी 101.87 लगभग है, जिसको 102 मान के चलते हैं। 101.87 फीट है। यह शंकुआकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन है। शंकुआकार प्लस आयताकार, है ना। भवन मतलब जो है आयताकार भवन भी शामिल है। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है।
इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, याद रखिएगा कि प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य को आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के पांचों रैंप, रैंप वन मतलब फर्स्ट फ्लोर, रैंप वन गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि के बारे में जान। रैंप टू द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप थ्री गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप चार बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात। और रैंप पांच जो होते हैं गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि। बापू टावर के बाद हम लोग देखें तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 के बारे में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। यह 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया था। इनके कुछ फैक्ट्स हैं। बिहार में जल पक्षियों की कुल 237 प्रजातियां मिली है। कितनी प्रजातियां मिली है? 237 प्रजातियां मिली है। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है। 237 प्रजातियां मिली है जिसमें कि 19 प्रजातियां जो है संकटग्रस्त है। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एडजू एडजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस, क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी है। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे में है। किसके कारण से खतरे में है? तो प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण के खतरे से है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। बिहार में रामसर स्थल, बिहार के दो आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी, नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गया है। नागी वेटलैंड, यह जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7844 पक्षी देखे गए हैं। 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया। वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड ये नागी नदी पे था। अब ये नकटी वेटलैंड ये जमुई जिले, और ये भी जमुई जिले में था। कहाँ पे? नागी नकटी दोनों जमुई जिले में स्थित है। यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में, और ये जो था वो हम लोग बात कर दिए थे कि 791 हेक्टेयर में था नागी, और नकटी 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी प्राप्त हुए। यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश
वाल्गोअट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। बेगूसराय जिले की कांवड़ झील को 2020 में बेगूसराय जिले के कांवड़ झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो अब बेगूसराय के कांवड़ झील, दूसरा नागी, और तीसरा जो था ना नक्टी, ये क्या हो गया, रामसर स्थल हो गया। कांवड़ झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील ऑक्सबॉल लेक है। कौन सी नदी है? तो बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी है। श्री सुशील मोदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो श्री सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण से 13 मई 2024 को निधन हो गया। वह 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे थे। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, अब कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुनाव लड़े थे। कब लड़े थे? 1990 में लड़े थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुनाव चुने गए थे, चुनाव लड़े थे और चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक दिसंबर, मतलब क्या है, उप मुख्यमंत्री बने रहे 2005 से लेके 13 तक और 2017 से लेके 20 तक। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष कौन? श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। कौन लिखा था? तो सुशील मोदी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया और प्रकाशित पुस्तकें उनकी 2, मतलब क्या, बिहार भी असम बनेगा, और तीसरा आरक्षण। पटवा टोली, सुशील मोदी के बारे में जानिए। अब पटवा टोली बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर में आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। सार्वजनिक परीक्षा, अनुसूचित अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समरणीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, है ना। बिहार फिल्म महोत्सव,
फिल्म महोत्सव नीति योजना 2024, इसका मुख्य उद्देश्य बिहार की फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। इनके फैक्ट्स जो है, बिहार फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, या इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो, शूटिंग राज्य दिवस में हो। 2.5 करोड़ रुपए का 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए, पहले शूटिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए और इसमें 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग राज्य मतलब शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान 3.5 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। या फिर 4 करोड़ रुपए 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। मतलब इसमें जो है शूटिंग के लिए एक बताया गया है कि 75% शूटिंग का हो, राज्य में हो। 75% शूटिंग पहले जो फिल्म बनेगा उसमें जो है वो 2.5 करोड़ रुपए है, दूसरे जो शूटिंग मतलब 3 करोड़ रुपए, और तीसरा जो थे ना वो 3.5 करोड़, या मतलब कहते हैं अगर 2 करोड़ से 2.5 करोड़, 2.75 करोड़ से 3 करोड़, और 3.5 करोड़ से 4 करोड़। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी, तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम जो है 25% होगा। ये जो है क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट किया, यानी क्षेत्रीय जो फिल्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा है। राज्य में टीवी धारावाहिकों या शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक, या कुल निर्माण लागत सीओपी का 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो, 45 दिवस यानी 45 डेज का। 1 करोड़ या कुल निर्माण लागत सीओपी का 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 डेज की जो होती है ना शूटिंग हो। ओटीटी ओवर द टॉप, ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है के लिए सब्सिडी है 2 करोड़ या 25% जो भी कम हो, इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस होनी चाहिए। 3 करोड़ या निर्माण लागत का 25% जो इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य के शूट के 60 डेज होनी चाहिए। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य व अवसर देने के अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। 94 लाख, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे 94 लाख, 2.5 करोड़ फैमिली है, 2.5 करोड़। इसीलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। लघु उद्यमी योजना, योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मुख्य मतलब महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स हैं, ये बिंदु है, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 से में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लघु उद्यमी योजना के लिए। 23 से 24 में 250 करोड़ और 24 में जो है किसके लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त परियोजना का 50% और तृतीय किस्त जो है परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक जो मतलब
लाभ प्राप्त करता है कि उम्र जो है वो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब हम लोग कहते हैं जो अगला न्यूज़पेपर में रहा था, नीतीश ऐप, नीतीश डिवाइस। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण पेश किया है। नीतीश नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। इनके जो विशेषताएं हैं, पहला विशेषता, यह एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करता है। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करता है। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ता को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट करेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा और डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक कि इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता है। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। राज्य कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है। वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि और जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये है। भारी मोटर वाहन इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। तो मेनली अगर हम लोग मुद्दा इसको लेके चलेंगे तो इसमें पहला तो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और दूसरा क्या है कि इसमें टैक्स में छूट दी जा रही है। सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल का देय होगा। बिहार आईआईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने, अगला जो टॉपिक है बिहार आईआईटी, बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के लिए विकास के लिए एक खाका के रूप में नीति तैयार की है। वह अगले 5 साल तक लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र के कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। आईटी पॉलिसी देख रहे हैं।
5 से 30 करोड़ रुपए के निवेश करने पर 30% पूंजी निवेश सब्सिडी जो है हमारी सरकार देगी। निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी, 5 से 30 करोड़ रुपए के निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज पर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगी। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपए की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। या तो 1,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा या 100 करोड़ का उनका निवेश होगा। 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा, ये 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024, यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 किस किस पे शिकंजा कसना है? तो भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसका विशेषता क्या है? यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आरोपी व संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समकक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्वों को जबरन हटाना पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। ऐसी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति को निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024, राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाया रखा जा सके। दूसरा पॉइंट, आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। अगला पॉइंट, सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए, बाद के महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। बिहार नई पर्यटन नीति 2024, इस नीति के उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा जितने 3 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए। न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश से भी वित्तीय अनुदान का लाभ 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर या ऑपरेटर गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए स्वरोजगार
प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इनके लिए क्या होना चाहिए? अर्हता कितनी होनी चाहिए? आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, आयु 18 से 50 वर्ष हो, इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापित कर सकते हैं। वित्तीय सहायता: आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। कौन सी नीति? बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन पूंजी निवेश अनुदान, अस्थायी पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए, ब्याज अनुदान, ऋण पर 10% या वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षण बनाना है, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के लिए माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार की गई है: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन सुविधा। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से बहुआयामी गरीबी शीर्षक से भारत मतलब से एक चर्चा पत्र जारी किया। यह पेपर नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से तैयार किया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 15-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति: बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के बाहर आए हैं। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार के हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया है। बिहार हेड काउंट अनुपात 2005 से 6 में 78.28% था और 2022 से 23 में अनुमानित 26.59। 19 से 21 में 33.76। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश 3.34 करोड़ के बाद दूसरे सबसे बड़ा आंकड़ा है। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023: नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19-21 के आधार पर तैयार किया गया है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष 2013-14 से लेकर 22-23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 22-23 में गरीबों का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज्यादा गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। पहले उत्तर प्रदेश,
बाद में क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। सबसे ज्यादा गरीबी भी वही था। तो सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3, प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। पहला, श्रेणी 1 जनसंख्या 10 लाख में पटना सबसे प्रथम रहा, रैंक 10 और फाइनल अंक 176। श्रेणी 2 में गया, मुजफ्फरपुर, रैंक 8 और 32, फाइनल अंक 185.5 और 147.4। रैंक 3 में पटना साहिब 40 और अंतिम रैंक था, फाइनल अंक 102.6। सबसे पहले पटना और सबसे लास्ट में पटना साहिब, नहीं सॉरी, मतलब उसमें रैंक में। स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे कम जनसंख्या वाला देखो श्रेणी 1 मतलब क्या होगा, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाला। 3 से 10 लाख वाला जो होता है ना, श्रेणी 2 में आते हैं। 3 लाख से कम जनसंख्या वाला जो होता है ना, सबसे निचला पटना साहिब है। मतलब इसमें 40वां अंक, मतलब अंतिम पोजीशन मिला है इनका, पॉइंट 102.6। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। बिहार के संदर्भ में बिहार देश में 15वें स्थान पर रहा। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल को 262वीं रैंक प्रदान हुआ है। पटना में 446 प्रमुख शहरों शहरों पटना में 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 77वीं रैंक हासिल की। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 446 शहरों में, पटना में 446 प्रमुख शहरों की रैंकिंग में 77 रैंक जो है ना पटना को मिला है। पटना में 9500 से 6320.9 अंक हासिल किए। पटना ने 9500 में से 6320.09 अंक हासिल किए हैं। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लग टैग बिहार का पहला शहर में प्रमाणन मिला है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ओडीएफ मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्रमाणन भी मिला है। पटना में सबसे स्वच्छ गंगा शहर में छ मतलब 6th जो है ना स्थान हासिल किया है और 70.10% अंक हासिल किया है। अन्य शहरों में ओवरऑल प्रदर्शन पटना 272 जो है रैंक है। खगड़िया 434 और बक्सर जो होते हैं ना 299वीं रैंक है। एसडीजी 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 सूचकांक 4.0 जो है, जो 2023-24 के लिए क्या आंकड़े जारी किए थे, उसमें हम लोग देखेंगे। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया गया है। राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। बिहार का प्रदर्शन 79 अंक के साथ कौन, उत्तराखंड और केरल रहे। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है।
2020-21 में बिहार का स्कोर 52 था। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी यानी कि 50 से 64 में रखा गया है। बिहार SDG 1 में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41% है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की जो परसेंटेज है 41% है। सोचने वाली बात है भैया। 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90% है। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118 है। 1 लाख पे होता है ये। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30 है। जीवन प्रत्याशा 69.50 है। जन्म के समय लिंग अनुपात 908 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100%। ये तो अभी बन गया, लेकिन अभी ये आंकड़ा ये अभी भी गांव घर में नहीं बना है। ये आंकड़ा है तो आंकड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26%। देखिए, आधार कार्ड कंपलसरी है, वो अभी भी लागू नहीं है। वो भी 88.2% 6% ही है। SDG 1, 2, 3, 4 और 13वें बिहार की स्कोर 50 से नीचे है। ग्रीन बजट 2024 से 25 के लिए हम लोग देखते हैं। ग्रीन बजट 2024-25 में बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ग्रीन बजट 2020 से 21 में पहला राज्य बिहार था। बिहार में 200 मतलब बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आसपास आर्द्र भूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का 14.75% है। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन टन था। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है। 2021 में 56.88 मिलियन टन था। मृदा कार्बनिक कार्बन SOC में कार्बन की अधिकतम मात्रा है, जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन पुल का 63.1% है। राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 4.76% निष्कर्षण दर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB BSPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PSP BS BSPCB राज्य ने राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी CAAQMS के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पश्चिमी चंपारण जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र का स्थापना की गई है। पश्चिमी चंपारण में जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ग्रीन बजट 2024-25 प्रावधान क्या क्या प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन जो है वो कितना किया गया है। 13,823.39 करोड़ रुपए का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि 2024 से 25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.96% था। 24 से 25 में बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन 24 से 25 में A
मतलब वर्ग ए पूरी तरह समर्पित 90 से 100% योजनाओं की संख्या। ग्रीन बजट 90। कुल हरित बजट करोड़ जो होते हैं ना, करोड़ में 65 से 14.08 करोड़ है। बी यानी बहुत उच्च महत्व 75 से 90%। योजनाओं की संख्या 22। और कुल लागत जो होता है ना वो कितना था, 148.77। उच्च महत्व 50 से 70%। इसी तरह से हम लोग सीमांत महत्व जो होते हैं 5% आते हैं। कितनी योजनाएं थी, 13 योजनाएं थी। कितनी लागत थी, 144.98 करोड़। टोटल जो लागतें थी वो 13,823.39 करोड़ था। हरित राज्य हरित बजट 2024-25 में निम्न रूप से बांटकर प्राथमिकताएं दी गई है। हरित अवसंरचनाएं 24.65%। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%। हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 14.83%। सतत भूमि उपयोग 14.03%। जलवायु परिवर्तन से समन 10.82%। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61%। वायु और जल प्रदूषण 6.01%। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरचना 3.81%। बाल कल्याण बजट 2024-25। बिहार में 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत हुई थी। पिछले 10 सालों से यानी 13-14 से 2022-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च में सालाना 20.50% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बच्चों के लिए कुछ संकेत है। शिशु मृत्यु दर पुरुष 26, महिला 29। सकल नामांकन अनुपात जो है 1 से लेके 8th में 95.1% और महिला में 97.4%। सकल नामांकन अनुपात कितने, 9-10 के लिए 63.1% और महिलाओं में 66.8%। मतलब 11-12 में से 35.6% और पुरुषों में महिलाओं में 36.2% और पुरुषों में 35.6%। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर जो है वो 0% और महिलाओं में 0%। उच्च प्राथमिक स्तर ड्रॉप आउट दर जो होते हैं ना वो 4% और महिलाओं में 5.2%। प्रमुख उपलब्धियां, बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 27, 42 से घटकर कितना आ गया, 27 प्रति हजार जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है। 2015 में 12 प्रति हजार जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर आ गई है बाल मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर है ना, बाल मृत्यु दर बिहार में 12 से 23 महीनों की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6%। एनएफएस एनएफएचएस 1999 से 98 से 99 जो है 11.6% था, से बढ़कर 2019 20 में जो है वो 71% हो गया है, जो 59.4% अंकों की वृद्धि हुई है। बच्चों में बौनापन 2005 से 6 में NFHS 3 में यह 55.6% था, से 12.7% अंक घटकर जो है अब 2019-20 में जो था ना 42.9% हो गया है। एनएफ NFHS के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015 से 16 में 43.9% से घटकर 19 से 20 में 41% हो गई है। 2.9% की गिरावट इसमें देखी गई है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर कुल नामांकन 190.23 लाख रहा, जिसमें कि 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकतम आयु समूह 14 वर्ष पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर जो है 22-23 में 4.76 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं।
उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट 2015-16 में 42.2% से 39.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 22-23 में जो है 2.77% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट का जो रेट है 2015-16 में और 2022-23 के बीच में गिरावट 40% अंकों की है। 22-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में कम हुई है। छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए 11 नवंबर 2022 शिक्षा दिवस को बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई है। 11 नवंबर 2022 से शिक्षा दिवस को बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई है। अक्टूबर 2022 में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठकें पीटीएम शुरू की गई है। बाल बजट एक नजर में। बच्चों पर कुल व्यय 20.5% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47,847.6 करोड़ रुपए हो गया है, 20% बढ़ा है। इन 10 वर्षों में औसतन बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 16.0% रहा है। इस अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2013 से 14 में 1559 रुपये से 5.9 गुना बढ़कर 2022 से 23 में 9131 रुपया हो गया है। वर्ष 2022 से 23 में कुल बजट में बच्चों का हिस्सा 20.6% रहा है। बाल बजट योजनाओं का विवरण। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 50%, राज्य योजना 11%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं 39%। 2024 से 25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन। शिक्षा विभाग 43,364.70 करोड़ रुपया, पंचायती राज 43,86 करोड़ रुपया, समाज कल्याण 31,76.94 करोड़ रुपया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार का प्रदर्शन। भारत में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना एस ई सोशल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के डाटाबेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध करवाना है। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर CSS वसुधा केंद्र, कार्यपालक सहायक, पंचायती राज विभाग एवं जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। जीविका बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को समूहों में जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 150 करोड़ की रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है। 2024 से 25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 50 नई जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है।
कोइलवर एवं गोरोल गोरोल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है।